ठीक है, क्लोरमफेनिकॉल हमने पढ़ा। क्लोरमफेनिकॉल में इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा। दिस इज द ग्रुप, इट इज सोल्यूबल इन अल्कोहल बट पुअरली वाटर सोल्यूबल। क्लोरमफेनिकॉल सक्सिनेट विच इज यूज्ड फॉर द parenteral administration is highly water soluble. It is hydrolyzed in vivo with liberation of free chloramphenicol. ठीक है, क्लोरमफेनिकॉल फिनॉल रिंग है। फिनॉल रिंग का इंपॉर्टेंस मैंने बताया, जहां पे भी फिनॉल रिंग रहेगी वो गट से अच्छा एब्जॉर्ब हो जाएगा, वो लिपिड सोल्यूबल रहेगा और ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करके सीएनएस में जाएगा। नेक्स्ट इंट्रोडक्शन, देखो ये क्लोरमफेनिकॉल जो है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों को किल करने के काम में आता है। दिस इज ऑल्सो, जैसे कि ये एनारोबिक्स ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव एंड रिकेट्स, दिस इज द ब्रॉड स्पेक्ट्रम। ओके, दिस इज द ब्रॉड स्पेक्ट्रम। ये बैक्टीरियोस्टैटिक भी है अगर कम कॉन्सेंट्रेशन में है, अगर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो ये बैक्टीरिसाइडल भी है। तो दिस इज ऑल एच इन्फ्लुएंजा नाइजेरिया मेनिंजाइटिस के लिए बैक्टीरिसाइडल भी है। तो ये हमेशा याद रखना क्लोरमफेनिकॉल के लिए, दिस इज ब्रॉड स्पेक्ट्रम, बैक्टीरियोस्टैटिक एंड बैक्टीरियोसाइडल। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, अभी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमने तीनों ग्रुप का पढ़ा है, इसका भी नियर अबाउट सेम ही है, बट थोड़ा सा हर एक इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन रहता है। तो इसमें क्या है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वो हम लोग समझ लेंगे। क्लोरमफेनिकॉल इज अ प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर, क्योंकि हम ग्रुप ही वही पढ़ाई कर रहे हैं प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर का। इट इज इनहिबिट प्रोटीन, it inhibit protein by binding irreversibly to the bacterial 50s ribosome subunit। ये कहाँ बाइंड करता है? 50s राइबोसोम सबयूनिट, मतलब ये ऊपर वाला। ठीक है, कौन से 50s है कौन से 30s है, इसके ऊपर भी एमसीक्यू आता है। पुराने लेक्चर्स के जितने भी मैंने पीडीएफ भेजे हुए हैं ना, सबके प्रिंट आउट निकाल लेना, और प्रिंट आउट निकालने के बाद उसे थोड़ा सा ऊपर ऊपर पढ़ लेना एग्जाम के टाइम पे, तो आपको थोड़ा सा ईजी जाएगा। It inhibit protein by binding irreversible to the bacterial 50s subunit. It hinder the access of इसको सिर्फ पढ़ो, मैं इजी लैंग्वेज में बताता हूँ। It hinder the access of amino acid tRNA to the acceptor site for amino acid incorporation by acting as a peptide analog. It prevent formation of the peptide bond. देखो सिर्फ इतना लिखना है इसमें, अगर ये एग्जाम में आपको आया भी तो इसमें सिर्फ इतना लिखना कि ये प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है। एक सेकेंड ना, सिर्फ क्या लिखेंगे, ये प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है। इट बाइंड टू द 50s राइबोसोम सब यूनिट एंड इट प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। बस ये 3 लाइनें लिखनी है, इसको आप अंडरलाइन कर लो, इसको आप अंडरलाइन कर लो और ये आपने बुक में लिखना शुरू कर देना जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Thus protein synthesis does inhibit the protein synthesis of the peptidyl transferase reaction। ठीक है, ये क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस को रोकता है ऑन अ पेप्टिडिल ट्रांसफरेज रिएक्शन में। पेप्टिडिल ट्रांसफरेज रिएक्शन मतलब क्या होता है, जैसे ये आरएनए के ऊपर पेप्टाइड अमाइनो एसिड से, ये 2 अमाइनो एसिड को यूनाइट नहीं होने देता और पेप्टाइड बॉन्ड नहीं फॉर्म होने देता, और पेप्टाइड बॉन्ड नहीं फॉर्म होगा तो प्रोटीन नहीं बनेगा। तो मतलब ये 2 अमाइनो एसिड को ज्वाइन होने नहीं देगा। दिस इज हाउ इट वर्क। At high doses, it inhibits protein synthesis in a mammalian mitochondria। ये इंपॉर्टेंट है, क्या लिखा है, at high doses it inhibits protein synthesis in mammalian mitochondria via similar mechanism, perhaps because their ribosome somewhat resemble bacterial ribosome। erythropoietic cells are particularly sensitive। आइए अदनत आइए। At high doses it inhibits protein synthesis in mammalian mitochondria via similar mechanism। देखो ये जैसे कि हमने देखा था अभी तक सारे एंटीबायोटिक्स जो है वो बैक्टीरियल सेल वॉल को डैमेज करते थे, बट दिस क्लोरमफेनिकॉल डैमेज टू द मैमेलियन माइटोकॉन्ड्रिया, जिसके कारण ह्यूमन सेल्स भी डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, साइड इफेक्ट ज्यादा हो सकते हैं। एंड दे आर इरिथ्रोपोइटिक सेल्स। इरिथ्रोपोइटिक सेल्स मतलब आरबीसी को भी ये डैमेज करेंगे, पेशेंट कैन लैंड अप इन एनीमिया। एक सेकेंड रुकिए, एक सेकेंड। लाइए सर,
थोड़ी थोड़ी डकार आ रही है। अरे भूल गया मैं लाने अभी। हाँ याद आ गया सामने। मंगवा देता था ना चद्दर अंदर से अच्छी वाली। अभी वॉश खिचड़ी खाए डॉक्टर साहब। वो वाले पैकेट में देखिए ना कोई एक्सपायरी तो नहीं है। बड़ा आजकल डर लगता है लोगों से। आजकल मेरे चश्मा लगता नंबर बदल जाएगा, दिख नहीं रहा बराबर चश्मा। बारीक वर्ड नहीं दिख रहा है मुझे, बहुत बारीक। ऐसा लग रहा है कि कमजोरी की वजह से। हाँ वीकनेस के इससे ना नंबर्स बराबर पढ़ते नहीं आते। वही क्या हो गया सर? रहने दीजिए ना। बाल है ना उस वजह से याद हाथ में लगा देते। इसके साइड में लग जाएगा इधर। अच्छा ठीक है। मैंने कभी सोचा मैं बाल साफ कर लेता हाथ के तो भूल गया। अभी गीला करके निकाल लूंगा घर में ना। हाँ गीला करके थोड़ा सा निकाल ली। नहाने जाऊंगा ना, मैंने सोचा कि अभी जाके नहाता हूँ फिर वापस। नहाना ही है, यहाँ से जाने के बाद तो नहाना ही है। कल रात को भी इसलिए में है कपड़े चेंज कर दिए थे सब भारी जैसा आपने। मुझे वीकनेस बहुत आ रही नहीं मैं मल्टीविटामिन भी ऐड करके दूंगा है उसमें शायद। क्या बोले? उसमें है शायद। है क्या उसमें? हाँ है। वो पता नहीं कौन सी है। फिर भी कल का ठीक था ना, नींद आई ना अच्छे से? रात को डिस्काउंट मैं खड़े रहते नहीं बोल रहा था, वो नींद की गोली खाने की आदत थी ना। हाँ 9 बजे तक तो खड़े रहे, ढीला पूरा बदन ढीला हो गया था। अच्छा शायद नींद की गोली खाने से बदन ढीला होता है। हाँ बदन ढीला नहीं हो रहा था खड़े, क्योंकि मुझे याद है ना मम्मी को हम जब देते ना तो खड़े नहीं रह पाते। हाथ मत लगने ना टिप को। अरे मैं वैसे फिर से डाल दिया होता। नहीं आज की जरूरत है ना, फिर मुट्ठी बांधिए टाइट, एकदम टाइट। थोड़ा ढीला करिए, बांधिए।
40 मान लो नहीं, बस हो गया। हाँ, वो खोल लीजिए इसको। जी। मैं निकाल देता हूँ। मैं हूँ यहीं पे, हाँ मुझे आवाज दे दीजिए। हेलो, आवाज आ रहा है? हेलो, हाँ आ रहा है रितेश। चलो गुड। तो ये स्टेप आप देख लीजिए, जैसे कि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। स्टेप 4 जो है वो माइक्रो स्टेप 4 जैसे कि ट्रांसलोकेशन का स्टेप है, जो मैंने आपको बताया था कि मोस्टली मैक्रोलिड्स में एजिथ्रोमाइसिन में ये होगा स्टेप 4 वाला। एंड स्टेप 2 जहाँ पे हमारा क्लोरमफेनिकॉल काम करेगा। ओके, व्हाट क्लोरमफेनिकॉल का एकदम इजी लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ कि क्या होगा। क्लोरमफेनिकॉल में सिर्फ 2 अमाइनो एसिड एक में को ज्वाइन नहीं हो पाएंगे एंड पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बनेगा। पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बनने से प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस रुक जाएगी। ओके, दिस इज हाउ इट हैपन। ये दिख रहा है आपको डायग्राम? इसमें आपने देखना है कि दिस इज द पेप्टाइड बॉन्ड। ये ए से लेके, ए साइड मतलब एक्सेप्टर साइड, एक्सेप्टर साइड से ये पेप्टिडेज साइड पे जहाँ पे चेन बनेगा, फिर पेप्टिडेज साइड में चेन बन के ये एग्जिट साइड से टीआरएनए बाहर निकल जाएगा। नीचे वाला 30S राइबोसोम, 30S राइबोसोम में एमआरएनए होता है, वहां पे ये सारी कोडिंग की प्रोसेस चलती है। ओके, तो मेन हाउ द क्लोरमफेनिकॉल वर्क्स, क्लोरमफेनिकॉल कैसा काम करता है कि ये पेप्टाइड चेन को नहीं बनने देगा। सिंपल लाइन में आपको लिखना है 2 वर्ड में, बाइंड रिवर्सिबली टू द 50S, इनिबिट पेप्टिडिल ट्रांसफरेज। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है फॉर द योर एमसीक्यू। इनिबिट पेप्टिडिल ट्रांसफरेज, पेप्टिडिल ट्रांसफरेज को इनहिबिट होने के कारण पेप्टाइड बॉन्ड अमाइनो एसिड के नहीं बनेंगे। पेप्टाइड बॉन्ड अमाइनो एसिड के नहीं बने तो पेप्टाइड चेन नहीं बनेगी, पेप्टाइड चेन नहीं बनेगी तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा एंड बैक्टीरिया डाई बिकॉज ऑफ प्रोटीन डेफिशिएंसी। इसका एंटी माइक्रोबियल स्पेक्ट्रम क्या है? एक्टिव अगेंस्ट नियरली द सेम रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक क्लोरमफेनिकॉल, बट यूज नहीं करते क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स ज्यादा है। बट इट इज वेरी ब्रॉड स्पेक्ट्रम। इट किल्स ग्राम पॉजिटिव, इट किल्स ग्राम निगेटिव, रिकेट्सियल, माइकोप्लाज्म एंड क्लामाइडिया। ग्राम पॉजिटिव में कौन से स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, एंटेरोकोकस, बैसिलस एंड लिस्टेरिया। दिस इज द ग्राम पॉजिटिव स्पेक्ट्रम। ग्राम निगेटिव स्पेक्ट्रम में क्या है? हिमोफिलस, कैथरालिस एंड मेनिंजाइटिस, ई कोलाई, साल्मोनेला, शिगेला एंड अदर्स। क्लोरमफेनिकल हैज एक्सीलेंट एक्टिविटी अगेंस्ट अनारोब्स। हमने लास्ट लेक्चर में एक पढ़ा था। एनीवन कैन टेल मी कि कौन सा एंटीबायोटिक्स है जिसको ऑक्सीजन ग्रेडियंट लगता है, बिना ऑक्सीजन के वो काम नहीं करता है एंड दैट वर्क्स ओनली फॉर द एरोबिक बैक्टीरिया? एनीवन ऑफ यू? टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन ग्रुप में, टेट्रासाइक्लिन ग्रुप में क्या पढ़ा था? यस एग्जैक्टली, टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन में क्या था कि बैक्टीरिया को ऑक्सीजन की जरूरत होती है एंड इट गोज इनसाइड, इसीलिए जहाँ पे पस वगैरह होगा उसके अंदर वो नहीं जा सकेंगे। बैक्टीरियासाइडल अगेंस्ट H. influenzae, Neisseria meningitis and S. pneumoniae. The Enterobacteriaceae is variable sensitive to chloramphenicol and resistance to even very high concentration of the chloramphenicol strain. ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऊपर की 4 लाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आप उसको पढ़ लेना।
फार्माकोकाइनेटिक्स क्लोरामफेनिकोल पैल्मेट ओरल, क्लोरामफेनिकोल सक्सिनेट पैरेंटरल, दो ओरल रूट कंप्लीटली एंड रैपिडली एब्जॉर्ब। मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था कि जिस कंपाउंड में फिनॉल रिंग है वो कंप्लीटली और रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाएगा, क्योंकि दे आर लाइपोफिलिक, वो लिपिड सोल्यूबल रहते हैं, इसलिए वो ब्रेन में भी बहुत फास्ट डिसॉल्व हो जाएंगे। डोज इज 50 to 100 माइक्रोग्राम पर केजी पर डे। वाइड टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन, inactivated by glucuronide conjugation, elimination in the urine, bile and feces। अभी मेन है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के बारे में भी कभी कभी एमसीक्यू में आपको पूछेंगे या फिर वाइवा में आपको पूछेंगे। तो व्हाट इज दैट? रेजिस्टेंस इज कन्फर्म्ड बाय प्रेजेंस ऑफ एन आर फैक्टर that codes for the acetyl coenzyme A transferase. This enzyme inactivates chloramphenicol। देखो बैक्टीरिया के अंदर एक एंजाइम है, हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, हर बैक्टीरिया के पास उसका एक एंजाइम होता है जो एंटीबायोटिक को किल करता है ना, जैसे कि बीटा लैक्टम में देखा था हमने और एजिथ्रोमाइसिन में भी देखा था। लाइकली दिस कि क्लोराम्फेनिकोल में भी उसके पास एक एंजाइम है, वो एंजाइम का नाम है एसिटिल कोएंजाइम ए ट्रांसफरेज। ये एमसीक्यू में बहुत बार पूछते हैं, ये एमसीक्यू एंजाइम का नाम, व्हाट इज द नेम ऑफ द एंजाइम दैट क्लोराम्फेनिकोल which is deactivated chloramphenicol. The enzyme is acetyl coenzyme A transferase। ये एंजाइम अगर बैक्टीरिया ने प्रोड्यूस किया तो हमारा क्लोराम्फेनिकोल एंटीबायोटिक डी इनएक्टिवेट हो जाएगा। अदर मैकेनिज्म फॉर रेजिस्टेंस इज associated with inability of the antibiotic to penetrate the organism। सेकेंडली जो हम सब में पढ़ते आ रहे क्या है उसमें, अगर आपका एंटीबायोटिक है जो पेशेंट को दे रहे हैं आप लोग, अगर वो सेल के बैक्टीरियल सेल के अंदर पेनिट्रेट ही नहीं हुआ तो भी वो एंटीबायोटिक काम नहीं करेगा। दिस चेंज इन अ परमिएबिलिटी में बी द बेसिस ऑफ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। डिक्रीज परमिएबिलिटी इनटू द रेजिस्टेंट बैक्टीरियल सेल, क्लोराम्फेनिकल्स अपर टू एंटर द बैक्टीरियल सेल बोथ बाय, ठीक है, ये सेम चीज है। पार्शियल क्रॉस रेजिस्टेंस, क्रॉस रेजिस्टेंस मतलब क्लोराम्फेनिकोल, इरिथ्रोमाइसिन, क्लिंडामाइसिन, अगर एक आधी एंटीबायोटिक, एक आधी पेशेंट को फीवर है, फीवर होने के बाद आपने क्लोराम्फेनिकोल दिया, अगर उसका क्लोराम्फेनिकोल से अगर फीवर नहीं कम हो रहा है तो वो इरिथ्रोमाइसिन से भी नहीं होगा और क्लिंडामाइसिन से भी नहीं होगा। दिस इज द पार्शियल क्रॉस रेजिस्टेंस, से पार्शियल क्रॉस रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज ऑल दीज एंटीबायोटिक बाइंड टू द 50S राइबोसोम। ये हमेशा याद रखना। तो 50S राइबोसोम को हमको पता है इरिथ्रोमाइसिन भी बाइंड करता है, क्लिंडामाइसिन भी वहीं बाइंड करता है एंड क्लोराम्फेनिकोल भी वहीं पे बाइंड करता है, 50S राइबोसोम। अगर आपका एक आधी पेशेंट क्लोराम्फेनिकोल से ठीक नहीं हो रहा है तो वो इरिथ्रोमाइसिन और क्लिंडामाइसिन भी से भी ठीक होने के चांसेस कम है। Some cross resistance with tetracycline also occur, though later bind to the 30S ribosome. Then next is pharmacokinetics. Chloramphenicol may be administered either IV or oral. It is rapidly and completely absorbed via the oral route। ठीक है, completely absorbed via the oral route क्योंकि phenol ring है। Because of its lipophilic nature, lipophilic मतलब lipid loving, मतलब जहाँ पे ज्यादा lipids है यहाँ पे वो बहुत फास्ट जाएंगे। ब्रेन पूरा लिपिड से भरा हुआ है तो it goes in a brain very quick। It is widely distributed throughout the body. It is 50 to 60% bound to the plasma protein and very widely distributed. It freely penetrates serous cavity and blood-brain barrier. CSF concentration is near equal to the unbound drug in plasma। जितना प्लाज्मा में रहेगा उतना ही ये CSF में जाएगा। बहुत सारे ड्रग हमने पढ़े लाइक एजिथ्रोमाइसिन, वो CSF में नहीं जाते, but these go equally to the CSF as in a plasma। It crosses placenta and secreted in a bile and a milk। ठीक है, ये बच्चे अगर प्रेग्नेंट मदर है तो प्लासेंटा को क्रॉस करके ये बाइल में या मिल्क में भी आ सकता है। ये तो ठीक है, नहीं चला, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। हेपाटिक मेटाबॉलिज्म, देखो ये सारे ये क्लोराम्फेनिकोल, अभी इंपॉर्टेंट यहीं पे शुरू होता है कि क्लोराम्फेनिकोल मेटाबोलाइज्ड होता है लीवर में। हेपाटिक मेटाबॉलिज्म टू द इनएक्टिवेट ग्लूकोरोनाइड्स, लीवर में वो मेटाबोलाइज्ड होके लीवर क्या करेगा, क्लोराम्फेनिकोल को मेटाबोलाइज करेगा और उसको इनएक्टिव करेगा ग्लूकोरोनाइड्स में। इज द मेजर रूट ऑफ एलिमिनेशन। दिस मेटाबोलाइट्स एंड क्लोराम्फेनिकोल आर एक्सक्रीटेड इन द यूरिन। फिर वो मेटाबोलाइट्स जो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में हैं वो यूरिन से एक्सक्रीट हो जाएंगे।
The patient with the impaired liver function have decreased metabolic resistance, but जिनका liver already damaged है तो वो ये क्लोरामफेनिकॉल को मेटाबोलाइज नहीं कर पाएंगे। मेटाबोलाइज नहीं कर पाएंगे मतलब उसको इनएक्टिव नहीं कर पाएंगे। अगर उसको इनएक्टिव नहीं किया तो क्या हो जाएगा, उसका कॉन्सेंट्रेशन आपके ब्लड में ज्यादा टाइम रहेगा। अगर ज्यादा टाइम ब्लड में है तो वो बॉडी को डैमेज करेगा। पेशेंट्स with impaired liver function have a decreased metabolic clearance and thus should be decreased and dose should be decreases। अगर आपको पता है पेशेंट का लीवर डैमेज है तो और उसको दूसरा ऑप्शन नहीं है तो आपको उसके डोज टाइटर करने पड़ेंगे, उसके डोज कम करके देना पड़ेगा। Since 50% of the chloramphenicol is bound to plasma protein, देखो 50% of the chloramphenicol is bound to the plasma protein, the dose should be reduced in a cirrhotic patient। देखो ये नियोनेट्स में भी है, एक चीज इंपॉर्टेंट है। और since 50% of the chloramphenicol should be bound to the plasma protein, प्लाज्मा प्रोटीन से अगर वो बाउंड होते तो वो इनएक्टिव है। द डोज शुड बी रिड्यूस्ड इन सिरोटिक पेशेंट और नियोनेट्स। नियोनेट्स में क्यों पता है क्या, नियोनेट्स में क्यों इसके डोजेस कम देने हैं, क्योंकि नियोनेट्स में लीवर में जो हिपैटिक एंजाइम्स है वो इतने जल्दी नहीं बनते। बच्चों में, बहुत छोटे बच्चों में लीवर एंजाइम्स नहीं बनते, तो लीवर एंजाइम्स नहीं होने के कारण आपको इसके डोजेस कम देने पड़ेंगे। इसमें एक साइड इफेक्ट होता है बच्चों में, दैट इज अ ग्रे बेबी सिंड्रोम। ग्रे बेबी सिंड्रोम में आपको बहुत बार एमसीक्यू और या फिर शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं और पूछी है इसके पहले। ठीक है, तो एक 10 मिनट बाकी है सिर्फ, तो मैं आपको थोड़ा सा मेन टॉपिक बता देता हूँ। क्लिनिकल यूजेस, टाइफॉइड, टाइफस, कौन से डिसीज में हम लोग पहले यूज करते थे, अभी तो बहुत सारे एंटीबायोटिक्स चेंज हुए हैं, बट क्लोरामफेनिकॉल पहले के ज़माने में मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज एंटीबायोटिक था। अभी भी टॉपिकल आई और ईयर इन्फेक्शन में यूज होते हैं। क्लिनिकली टाइफॉइड, टाइफस, रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर, मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस एंड टॉपिकल आई इन्फेक्शन के लिए यूज होता था। Therapeutic use, same, because of the potential toxicity, bacterial resistance, the availability of the many other effective alternative which are less toxic, chloramphenicol is rarely used। क्या है? Rarely used। It may be considered for a treatment of serious rickettsial infections such as typhus and Rocky Mountain spotted fever। अभी भी दो बीमारी है जिसका नाम है serious rickettsial infection, typhus and Rocky Mountain spotted fever। इन कंडीशन के लिए अभी भी क्लोराम्फेनिकॉल यूज करते हैं। It is the alternative to the beta-lactam antibiotic for the treatment of the meningococcal meningitis, occurring in a patient who have a major hypersensitivity reaction to the penicillin or bacterial meningitis caused by a penicillin-resistant strain of a pneumococci। मतलब जहाँ पे पेनिसिलिन काम नहीं करेगा उन जगह पे आप लोग क्लोराम्फेनिकॉल यूज कर सकते हो। क्लोराम्फेनिकॉल यूज टॉपिकली इन ट्रीटमेंट ऑफ आई में तो अभी भी बहुत जन दे रहे हैं, क्योंकि आंखों में its broad spectrum, its penetration to the ocular tissue and aqueous humor, it is ineffective in a chlamydial infection। ब्रुसिलोसिस में rarely used in a typhoid, क्योंकि टाइफॉइड में अभी भी क्या यूज कर रहे हैं, थर्ड जनरेशन सिफालोस्पोरिन लाइक सेफ्ट्रैक्सोन एंड क्विनिलोन्स। क्विनिलोन्स मतलब मोस्टली ओफ्लॉक्सासिन या सिप्रोफ्लॉक्सासिन, which are a drug of choice for the treatment of a typhoid fever where contraindicated। ड्रग इंटरेक्शन में क्या हो सकता है, इनिबिट हिपैटिक एंजाइम्स। देखो ये हमेशा याद रखना, हिपैटिक एंजाइम्स इनिबिट करेगा। क्लोराम्फेनिकॉल क्या करेगा, हिपैटिक एंजाइम्स इनिबिट करेगा। अगर कभी भी हिपैटिक कोई भी ड्रग मॉलिक्यूल जो हिपैटिक एंजाइम्स को इनिबिट करेगा, मतलब सपोज आपने हिपैटिक क्लोराम्फेनिकॉल के साथ सपोज फिनिटोइन ली या वार्फरिन जैसी दवाई ली, तो ये दवाई भी मेटाबोलाइज नहीं होगी, क्योंकि लीवर में एंजाइम ही नहीं है फिनिटोइन या वार्फरिन को मेटाबोलाइज करने वाला। तो सपोज आपने 50 mg या फिर 100 mg फेनोटोइन या डायलेंटिन दिया हुआ है तो वो मेटाबोलाइज नहीं होगा, वो ब्रेन में, वो ब्लड में ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में ज्यादा टाइम तक रहेगा। सो डोज एडजस्टमेंट शुड बी रिक्वायर्ड इन सच सिनेरियो। तो आपको पता रहना चाहिए कौन से ड्रग हिपैटिक एंजाइम को इनिबिट करते हैं और कौन से ड्रग हिपैटिक एंजाइम को इंड्यूस करते हैं। एक लास्ट लेक्चर में हम लोग देख लेंगे लास्ट स्लाइड में। एंटागोनाइज एक्शन ऑफ द पेनिसिलिन एंड अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। ये क्या करता है, एंटागोनाइज करता है किसको, पेनिसिलिन और अमाइनोग्लाइकोसाइड्स के एक्शन को एंटागोनाइज करता है। व्हेन क्लोराम्फेनिकॉल शुड नॉट बी प्रिस्क्राइब्ड, कब नहीं देना चाहिए क्लोराम्फेनिकॉल, अगर पेशेंट का लीवर फेलियर है, न्यूबॉर्न है, अभी बच्चा एक हफ्ते से कम है, और या फिर प्रीमैच्योर इन्फेंट्स को क्लोराम्फेनिकॉल नहीं देना चाहिए। एक सेकेंड, हाँ
खत्म हो गया। हेलो। तो ड्रग इंटरेक्शन आप पढ़ लेना, मैं आपको जो बताना चाहता हूँ दैट इज नो एडवर्स इफेक्ट। तो नोशिया, वोमिटिंग, ये तो सब में है। ओरल वजाइनल कैंडिडियासिस, बोन मैरो डिस्टर्बेंस, ये इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट है। बोन मैरो सप्रेशन पेशेंट को हो सकता है। बोन मैरो अप्लास्टिक एनीमिया हो सकता है अगर पेशेंट को बोन क्लोरमफेनिकोल, ये सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है। डोज रिलेटेड रिवर्सिबल सप्रेशन ऑफ आरबीसी, आरबीसी अगर सप्रेस्ड हो जाएंगे तो पेशेंट को क्लोरमफेनिकोल के कारण एनीमिया हो सकता है। पेशेंट का बोन मैरो सप्रेस्ड हो सकता है। पेशेंट में WBC, RBC, प्लेटलेट, सारी चीजों की कमी हो सकती है। एंड मोस्ट फ्रीक्वेंट आस्क्ड MCQ इज ग्रे बेबी सिंड्रोम। व्हाट इज ग्रे बेबी सिंड्रोम? विल सी। दिस इज द ग्रे बेबी सिंड्रोम। ग्रे बेबी सिंड्रोम में क्या होता है? बेबी स्टॉप फीडिंग, देयर इज अ वोमिटिंग, देयर इज अ हाइपोटोनिसिटी, हाइपोथर्मिक, distended abdomen, irregular respiration, asthene gray cyanosis, and cardiovascular collapse, and patient and baby may die because of the chloramphenicol. That's why chloramphenicol should not be used in a neonates or a preterm baby. Why gray baby syndromes occur in a neonates? Inability of the neonates to metabolize and excrete chloramphenicol due to the deficiency of a glucuronide transferase. ये ग्लूकोरोनिल ट्रांसफरेज जो एंजाइम है लीवर में रहता है, जो क्लोरमफेनिकोल को मेटाबोलाइज करता है, बट छोटे जो नियोनैट्स से बच्चे हैं उनमें लीवर इतना डेवलप नहीं रहता है, तो लीवर में ये एंजाइम्स की कमी होती है। ग्लूकोरोनिल ट्रांसफरेज इज डेफिशिएंट इन अ नियोनैट्स, दैट्स व्हाई ग्लूकोरोनिल ट्रांसफरेज नॉट मेटाबोलाइज क्लोरमफेनिकोल, so the neonates may suffer from gray baby syndrome. These a short note may come on a gray baby syndrome, तो आपको ये लिखना है उसके अंदर, stop feeding, vomiting, hypotonia. Why it is rarely used? Potential toxicity, bacterial resistance, availability of the effective alternatives. These are the images of the, जो छोटा बच्चा है उसका स्किन पूरा ग्रे हो जाएगा, साइनोज्ड हो जाएगा, एंड उसका ब्रीदिंग थोड़ा शैलो हो जाएगा, आई सनकन हो जाएंगे, एंड वो फीडिंग नहीं कर पाएगा। तो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ ग्रे बेबी सिंड्रोम। क्यों ऐसा होता है मैंने आपको ये बताया है यहाँ पे। क्या होता है एग्जैक्टली कि क्लोरमफेनिकोल मेटाबोलाइज नहीं होगा बच्चों में क्योंकि लीवर में ग्लूकोरोनिल ट्रांसफरेज की कमी होती है। ओके, एंड सेकेंड मोस्ट इज बोन मैरो डिस्टर्बेंस। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, MCQ के लिए और शॉर्ट नोट के लिए एंड वाइवा के लिए आपको, कि बोन मैरो सप्रेशन एंड ग्रे बेबी सिंड्रोम। इंटरेक्शन, क्लोरमफेनिकोल is able to inhibit some hepatic mix infection, block the metabolism of, देखो आपको ये जानना जरूरी है कौन से ड्रग हेपाटिक एंजाइम इंड्यूसर है और कौन से इनहिबिटर्स है, उसके हिसाब से ही आपको दवाइयाँ देनी है।
एक स्लाइड हम लोग देख लेंगे। डोजेस मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं तो आप पढ़ सकते हो। सबसे नीचे में मैंने एक स्लाइड और की है, डोजेस अकॉर्डिंगली दिए हैं, आप एक बार पढ़ लेना, इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंड दीज आर द ड्रग मॉलिक्यूल। थोड़ा सा आज अप डाउन था पेशेंट के कारण, बट नो इशू। आपको किसी को नहीं समझा है तो मुझे एक बार आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। एनी क्वेश्चंस फॉर दिस? नेक्स्ट टाइम हम लोग फ्लोरोक्विनिलोन्स लेंगे और फ्लोक्सासिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन ग्रुप्स के मेडिसिन। तो हमारे प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। सेल वॉल सिंथेसिस हमने पढ़ लिए हैं। अभी हम लोग एक तो नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, थर्ड टॉपिक, जिसमें हमने फोलिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर्स देखेंगे। ओके।